हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी साथियों? सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई जो है वो अच्छे से चल रही होगी। हमारा जो ये सीरीज चल रही है भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारत शासन अधिनियम 1858, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनैतिक और व्यापारिक प्रशासनिक सभी प्रकार के जो शक्तियां हैं वो खत्म कर दी गई और भारत में ब्रिटिश शासन का जो है स्थापना की गई। 1858 के एक्ट द्वारा ब्रिटिश शासन यहाँ पर स्थापित किया गया। उसी एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल होता था उसे अब वायसराय बना दिया गया। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ये हमने 1858 वाले भारत शासन अधिनियम में पढ़ा और उसी के द्वारा गृह सरकार की भारत में स्थापना की गई। अब भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के हाथों से सीधा चलेगा और उस शासन को चलाने के लिए भारत में एक वायसराय और एक भारत सचिव का पद जो है वो निर्धारित किया गया। उसके बाद आया भारत परिषद अधिनियम 1861, जिसके द्वारा वायसराय की शक्तियों को बढ़ाया गया। वायसराय को नए प्रांतों का गठन करने की शक्ति दी गई, प्रांतों की सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति दी गई और आपने पढ़ा कि प्रांतों के प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार भी जो है वो वायसराय को दे दिया था। उसी के साथ 1861 के अधिनियम में ही पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसके द्वारा अब जो है मंत्रालयों का बंटवारा होने लग जाएगा। और अब आज की हमारा जो सेक्शन, आज की हमारी जो क्लास है वो है भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसे साथियों कुछ थोड़ा सा ऐसे समझेंगे कि ये जो अधिनियम लाया गया था वो 1861 वाले अधिनियम की कमियों को पूरा करने के लिए ही लाया गया था। ये अब दौर वो चल रहा है जब भारत में क्रांति की जो अलख है वो बहुत ज्यादा जाग चुकी है। सभी जो है अब क्रांति की राह पर चलने लग गए हैं और अब स्वदेश की मांग जो है वो बढ़ने लग गई है। तो उसी में भारतीयों को थोड़ा सा लुभाने के लिए लाया गया था भारत परिषद अधिनियम 1892। ये जो परिषद है ये अधिनियम डफरिन योजना पर आधारित था। ये जो अधिनियम है वो साथियों डफरिन योजना पर आधारित था। डफरिन योजना जो आई थी ये उस पर आधारित था। दूसरा इसका पॉइंट जो है साथियों, विधान परिषद के अधिकार में वृद्धि किया गया। जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद होती थी तो उनके अधिकार में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा सवाल पूछने का अधिकार दिया गया। मतलब अब जो बजट भारत के लिए जारी किया जाएगा उस पर बहस करने और उस पर सवाल पूछने का अधिकार जो है वो, तो ये अधिकार जो है तो जो भारतीय सदस्य परिषद में है वो इस पर अब सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद था कि इसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार अभी तक नहीं मिला था। इसी के साथ साथियों जो भारत परिषद अधिनियम 1892 है तो उसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसमें प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन, जो गैर सरकारी सदस्य हैं साथियों यही है हमारे भारतीय, तो इनका निर्वाचन नगर पालिका, विश्वविद्यालय, जल बोर्ड द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया जाने लगा। मतलब अब जो परिषद में भारतीय जाएंगे जो गैर सरकारी होंगे, ठीक है, तो उनका जो चुनाव है वो नगर पालिका, विश्वविद्यालय और जल बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। ये मेन पॉइंट्स थे 1892 के भारत परिषद अधिनियम के। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में आता है भारत शासन अधिनियम 1909, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मार्ले मिंटो सुधार, इसका नाम क्यों रखा गया। साथियों इस वक्त जो मार्ले थे वो भारत सचिव थे और जो मिंटो थे वो यहाँ के भारत थे, इस वक्त वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे और जो मार्ले थे वो थे आपके भारत सचिव, जो कि ब्रिटिश संसद के एक मंत्री थे। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जो भारत शासन अधिनियम 1909 आया, तो इसका साथियों उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि भारतीयों में आपस में खाई डालना, मतलब हिंदू और मुस्लिमों में खाई डालना, क्योंकि आप जानते हैं 1906-1907 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी और अब सभी कांग्रेस और मुस्लिम लीग, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ मिलकर के लड़ रहे थे और सभी लोग स्वदेश की बहुत तेजी से मांग कर रहे थे। तो इसका उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम में खाई डालना और जो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल हैं उन दोनों में जो दूरियां पैदा करना, उन दोनों में भी खाई डालना। तो इसी उद्देश्य से ये जो आपका अधिनियम है वो लाया गया था। अब इसके मेन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो साथियों इसके द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की शक्ति में वृद्धि करते हुए सदस्यों की संख्या 60 कर दी, जिसमें आधे गैर सरकारी भारतीय होंगे। तो भारतीय अभी तक जहां भी प्रेजेंट अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वहां पर क्या है, वो नॉन गजेटेड यानी कि गैर सरकारी है, सरकारी नहीं है। वो ब्रिटिश सरकार जो वायसराय की सरकार है उसमें नहीं है, वो गैर सरकारी सदस्य हैं।
प्रथम बार पृथक निर्वाचक मंडल, इस हेडिंग को आप बहुत स्पष्ट तरीके से पढ़ लें और जान लें ये क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो बनता है और बिल्कुल अलग इससे क्वेश्चन है। प्रथम बार पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई तथा मुस्लिमों को यह अधिकार दिया गया। अब हम जान लेते हैं कि पृथक निर्वाचक मंडल क्या है और यह मुस्लिमों के लिए ही क्यों दिया गया। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इसका उद्देश्य था हिंदू और मुसलमानों में खाई डालना। पृथक निर्वाचक मंडल है कि कुछ सीटें जो है आरक्षित कर दी जाएंगी और ये दिया गया था मुसलमानों के लिए, मतलब कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन में आरक्षित कर दी जाएंगी, जिसमें सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है और उसे वोट करने वाले भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही होंगे। मतलब उस सीट में रहने वाले जो जनसंख्या है वो हिंदू मुसलमान दोनों की है, लेकिन वहां पर अगर मुस्लिम खड़ा होता है तो वोट करने का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिमों को होगा, हिंदू को नहीं होगा। तो ये था पृथक निर्वाचक मंडल, जिसकी प्रथम बार यहाँ पर व्यवस्था की गई थी और ये किसको मिला था, मुस्लिमों को। तो इससे एक प्रश्न जरूर बनता है कि प्रथम बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई। तो आप ध्यान रखेंगे मार्लिमेंटो सुधार या फिर भारत शासन अधिनियम 1909। बात समझ में आगे चलते हैं। प्रथम बार वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जोड़ा गया। तो जो वायसराय की जो कार्यकारिणी थी, कार्यकारिणी मतलब इनका जो मंत्रिमंडल था, तो पहली बार ऐसा हुआ जिसमें किसी भारतीय को जोड़ा गया। और ये क्या है, ये गैर सरकारी नहीं, ये सरकारी है। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय के मंत्रिमंडल में जोड़ा गया 1909 के द्वारा, ताकि जो भारतीय हैं वो अपने क्रांतिकारी ढंग को थोड़ा सा ढीला कर दे कि अब तो हमारे मंत्रिमंडल में जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भारतीय आ चुके हैं, तो अब इसमें सुधार जो है जो हो जरूर होगा। इस उद्देश्य से इन्हें जोड़ा गया। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो मार्लिमेंटो सुधार में अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, जो 1892 के अपवाद था। तो साथियों बात समझ गए होंगे, 1892 और 1909 के भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम में कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो किए गए थे। एक बात याद रखेंगे, मार्लिमेंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है, तो वो भारत शासन अधिनियम 1909 को कहा जाता है। बात समझ गए होंगे। अब साथियों 1909 से 1919 के बीच में कुछ घटनाएं घटित हुई जिनको हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आपका भारत शासन अधिनियम 1919 जो आएगा, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या हुआ साथियों कि ये दौर था प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला, उसमें क्या हुआ साथियों कि ब्रिटेन जो है वो काफी फंसा हुआ था। ब्रिटेन जो है तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वो काफी फंसा हुआ था और अब ब्रिटेन को चाहिए कि भारतीयों का साथ उसे मिले। अगर भारतीय ब्रिटेन के साथ हो जाते हैं, भारतीय अगर ब्रिटेन से दगा नहीं करते हैं, तो ब्रिटेन इस युद्ध में अपनी जीत जो है वो दर्ज कर लेगा। तो अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने वायसराय को यह आज्ञा दी कि भाई कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन भारतीयों को अपने वश में कीजिए, भारतीयों को अपने साथ लाइए। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, इन्होंने एक घोषणा करी कि अब हम भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। ये घोषणा भारत में भारत सचिव मॉन्टेग्यू के द्वारा सुनाई गई। 20 अगस्त 1917 की ये घोषणा है, जिसे अगस्त घोषणा के नाम से हम सभी जानते हैं। तो इससे भी एक प्रश्न बनता है कि अगस्त घोषणा कौन सी तारीख को कहते हैं। 20 अगस्त 1917 आप नोट करेंगे अगस्त घोषणा। क्या ये घोषणा थी कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी। अब ये उत्तरदायी सरकार क्या है कि जो सरकार है उसके जो मंत्रालय है, तो वो जो भी फैसला लेगा, जो भी नियम कानून बनाएगा, तो उसे परिषद के सदस्यों को जवाब देना होगा, परिषद के प्रति वो उत्तरदायी होंगे। उधर साथियों 1916 में चल रहा था आपका होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन का जो प्रमुख नेतृत्व कर रहे थे वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक और दूसरे एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन का जो मुख्य जो मांग थी वो क्या थी, वो थी डोमिनियन स्टेटस की, मतलब भारत को एक अधिराज्य का दर्जा दिया जाए, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक है ए और एक है बी कंट्री। अब जो बी कंट्री है वो कमजोर कंट्री है और जो ए कंट्री है वो पावरफुल कंट्री है। ए कंट्री ने बी कंट्री पर अपना शासन किया हुआ है,
तो डोमिनियन स्टेटस क्या है कि बी कंट्री ये चाहता है कि भाई हमारे शासक तुम ही बने रहो। बी कंट्री ये चाहता है कि हमारे शासक जो है वो तुम ही बने रहो, लेकिन अपने हित में कानून बनाने की शक्ति जो है वो हमें दे दो। तो डोमिनियन स्टेटस यही है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में जो ये चल रहा था होम रूल आंदोलन, तो इसकी डिमांड यही थी कि भाई वायसराय आप हैं, शासन भारत पर आप कर रहे हैं, आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत के हित में जो नियम कानून बनाने की शक्ति है वो आप हमें दीजिए। अपने हित में जितने भी नियम कानून हैं वो हम खुद बनाएंगे, अपने आंतरिक मामले हम खुद देखेंगे, बाहरी मामले आप देखिए, शासक आप हैं, आप रह रहिए। इसी आंदोलन में साथियों एक दूसरा भी आता है, लखनऊ पैक्ट 1916 का, लखनऊ समझौता। तो इस समझौते के होने से भी ब्रिटिश सरकार जो है वो ब्रिटेन में बैठी बैठी थोड़ी सी हिल गई थी। समझौता क्या था कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों साथ में आ गए, और जो मुस्लिम लीग थी वो भी इनके साथ में आ गई। मतलब अब कांग्रेस के गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग, जितने भी लोग भारत में क्रांति और शांति के साथ, जितने भी लोग भारत में प्रदर्शन कर रहे थे, वो सब एक साथ आ गए। तो अब ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन को ये जरूरी हो गया था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे भारतीय जो है वो बगावत का रास्ता छोड़ दे। और इसी के बाद आया आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919, जिसका दूसरा नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। मॉन्टेग्यू जो थे वो उस समय के भारत सचिव थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और जो आपके चेम्सफोर्ड थे तो वो उस समय वायसराय थे। चेम्सफोर्ड कौन थे? वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इसकी मुख्य बातों को पढ़ेंगे। ये जो सुधार लाया गया था वो 1909 के मार्लेमिंटो सुधार को ही थोड़ा सा और सुधारने और भारतीयों को अपने पक्ष में करने के लिए लाया गया था। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहला तो इन्होंने किया, सबसे बड़ा बदलाव, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई। देखिए ये हमारे संवैधानिक विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, क्योंकि इस अधिनियम से भी संविधान में कुछ पॉइंट्स को लिया गया है। जैसे केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई। द्विसदनात्मक मतलब दो सदन वाली व्यवस्था अब केंद्र में लागू की गई, जिसमें एक होगा उच्च सदन, एक होगा निम्न सदन। उच्च सदन जिसे हम आज के टाइम पर राज्यसभा कहते हैं, और निम्न सदन जिसे हम आज लोकसभा कहते हैं। उस समय उच्च सदन में 60 सदस्य थे और निम्न सदन में 145 सदस्य थे, जिसमें कुछ जो है चुन करके आते थे और कुछ मतलब कुछ जो है अप्रत्यक्ष चुनाव के तरह से आते थे, और कुछ जो है वो मनोनीत होकर के आते थे। तो ये केंद्र में द्विसदनात्मक स्थापना की गई। दूसरा, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। ये जो द्वैध शासन है वो स्टार्टिंग में कुल 8 प्रांतों में लागू हुआ था, क्योंकि इस वक्त तक 8 प्रांत हमारे मौजूद थे। तो ये 8 प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। द्वैध शासन क्या है कि इसमें जो विषय होते हैं वो बांट दिए गए। जैसे आज हमारे केंद्र में द्वैध शासन लागू है, संघ शक्ति, संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है। जो संघ सूची के विषय हैं उन पर केंद्र सरकार, और जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर राज्य सरकार। तो वही हुआ इसमें, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई, लागू हुआ, प्रांतीय विषय बनाए गए, जिसको आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में बांटा गया। जो आरक्षित विषय थे उन पर नियम कानून बनाने की जो शक्ति थी वो वायसराय और कार्यकारिणी को थी। वायसराय और कार्यकारिणी मिलकर के इस पर नियम कानून बनाएगी, और ये जो वायसराय और कार्यकारिणी मिलकर के नियम कानून बनाएगी, ये जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? जो आपकी व्यवस्थापिका है तो उसके प्रति ये उत्तरदायी नहीं होगी। अब आरक्षित विषय इसमें देखिए कितने, बिजली, वित्त, गैस, न्याय, प्रशासन, पुलिस, सिंचाई, मतलब जो मेन चीजें हैं वो सब इन्होंने अपने पास रख ली। वायसराय और वायसराय की कार्यकारिणी पर कानून नियम बनाएगी, और कार्यकारिणी में कौन है? सब अंग्रेज हैं, सिर्फ एक व्यक्ति भारतीय हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। अब ये इन पर नियम कानून बनाएगी, और जो हस्तांतरित विषय हैं जिन पर नियम कानून वायसराय और उसके साथ भारत मंत्री, जो भारतीय सदस्य मंत्री बनाए गए हैं तो वो और वायसराय इन पर नियम कानून बनाएंगे। और ये जो नियम कानून बनाएंगे तो ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी होंगे।
ये वाले उत्तरदायी नहीं होंगे और ये वाले व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होंगे। और इन्हें क्या विषय दिए गए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जो आपकी मूलभूत जरूरतें हैं तो वो इन्हें दिए गए, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इस तरह के। अब आप एक बात बताइए कि बिजली, वित्त, जो राजस्व सारा है उस पर तो कब्जा आपने कर लिया, और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि हमें दे रहे हैं, तो भला हम कृषि कहां से करेंगे जब हमारे पास धन ही नहीं है, हमारे पास बिजली ही नहीं है। सिंचाई आपने ले ली, कृषि हम करेंगे। सिंचाई के नियम आप बनाएंगे, कृषि हम करेंगे। शिक्षा के नियम हम बनाएंगे, वित्त सारा आपके पास है। स्वास्थ्य के नियम हम बनाएंगे, वित्त सारा आपके पास। तो ये अंग्रेज जो थे बहुत ही चालू थे। तो ये दो बड़े बदलाव इस अधिनियम में आते हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। अब साथियों, जो द्विसदनात्मक मतलब जो द्वैत शासन की स्थापना हुई, तो वो शुरू में 8 प्रांतों में जो है लागू किया गया था। आप इन प्रांतों के नाम देखेंगे, 8 प्रांतों में पहला कौन सा था, असम, दूसरा बंगाल, तीसरा था बिहार उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा एक ही प्रांत है 1919 में। चौथा आपका मध्य प्रांत। पांचवा आपका संयुक्त प्रांत, जिसे आज उत्तर प्रदेश कहते हैं। छठा इसमें आ जाएगा आपका मद्रास। सातवां इसमें आ जाएगा आपका बंबई। और आठवां इसमें आ जाता है आपका पंजाब प्रांत। तो इन 8 प्रांतों में द्वैत शासन लागू। इसी के साथ जो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल था उसका विस्तार किया गया। 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल सिर्फ मुस्लिमों के लिए दिया गया था अधिकार, अप्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल मुस्लिमों को दिया गया था, आप सभी जानते हैं, उसका भी यहाँ पर विस्तार कर दिया। और इसका विस्तार करके इसमें अब सिखों के लिए, अभी तक किसके लिए था, खाली मुस्लिमों के लिए, अब सिखों के लिए, आंग्ल इंडियंस के लिए, ईसाइयों के लिए और यूरोपियंस के लिए। अब इन सभी को जो है, इन सभी को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था दी गई। जो अभी तक किसे मिला हुआ था, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को। तो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है इन सभी के लिए भी की गई। मतलब अब जिन सीटों को इनके लिए आरक्षित किया जाएगा, तो उन सीटों पर इन्हीं में से कोई चुनाव में खड़ा हो सकता है और उसे वोट करने के लिए भी इन्हीं लोगों के द्वारा वोट की जा सकती है। तो इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक पृथक निर्वाचक मंडल जो व्यवस्था थी उसका विस्तार किया गया, और ये सिखों, आंग्ल इंडियंस, ईसाई और यूरोपियन के लिए बढ़ाया गया। अब जिन सीटों को इनके लिए आरक्षित कर दिया जाएगा, उन सीटों पर सिर्फ इन्हीं समुदाय का व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है और इन्हीं समुदाय के व्यक्तियों को वोट करने का अधिकार होगा। इसी के साथ साथियों, इसमें एक और प्रस्ताव आया कि भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। उसके लिए एक रिपोर्ट, एक आयोग बनाया गया जिसको हम जानते हैं ली आयोग के नाम से। ली आयोग बनाया गया जिसने 1924 में अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश की। तो ली आयोग की रिपोर्ट कब आई, 1924 में, और इसी के आधार पर स्थापना की गई लोक सेवा आयोग, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई किसके आधार पर, ली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप लिखेंगे 10 अक्टूबर 1926 को। 10 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, जिसे पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में इसका नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाएगा, और 1950 में इसका नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी हो जाए। ये इसके द्वारा किया गया। और साथियों, इसी में एक बात कही गई कि 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, 10 वर्षों बाद, ठीक है, 10 वर्षों बाद
एक वैधानिक आयोग के गठन की बात की गई। ये वैधानिक आयोग 10 वर्षों बाद गठन किया जाएगा, जो 10 सालों में इस अधिनियम के द्वारा भारत में हुए चेंजिंग की जांच करेगा कि भारतीयों के लिए इसमें कुछ फायदा रहा है या नहीं रहा है। लेकिन अंग्रेजों की, ब्रिटिशों की मजबूरी ऐसी पड़ेगी कि मात्र 8 साल बाद ही उन्हें इस वैधानिक आयोग का गठन करना पड़ेगा, जिस गठन का नाम था साइमन कमीशन। आप सभी इसे बहुत अच्छे से, नाम आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। तो इसका नाम था साइमन कमीशन या साइमन आयोग। इसमें कुल 7 सदस्य थे, और ये जो सभी सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे। ये सभी क्या थे? सभी अंग्रेज थे। साइमन कमीशन जो बनाया गया था वो 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच करने के लिए बनाया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे और 7 के साथ जो है वो ब्रिटेन के थे, 7 के साथ अंग्रेज थे। इसी बात का विरोध किया था भारतीयों ने, जिसमें मुख्यतः जो विरोध था वो था लाला लाजपत राय जी का, जिसमें आप जानते भी हैं कि 1927 में ये आया। 1928 में जब इसका विरोध हो रहा था तो लाला लाजपत राय जी की लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी 1928 में। 19 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारों के साथ इसका विरोध हुआ। विरोध का कारण क्या था कि आप जांच कर रहे हैं कि इस अधिनियम के द्वारा हमें भारतीयों को कोई अच्छी चीज बची है या नहीं बची है, या हमें ये पसंद आया है नहीं आया, हम पे ये ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन आप हमें ही उसमें नहीं रख रहे हैं जांच कमेटी में। 7 सदस्य आपने रखे, 7 के साथ वो अंग्रेज हैं। आप उस कमेटी में भारतीयों को रखिए तो भारतीय बताएंगे कि भाई हमारे लिए ये जो अधिनियम है, जो कानून है, वो ठीक है या नहीं है। तो इसका विरोध चला और उसमें लाला लाजपत राय जी को 19 नवंबर 1928 को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन इसके बाद भी साथियों साइमन कमीशन रुका नहीं। साइमन कमीशन ने 1928 दिसंबर में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसी के साथ एक आई जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट, और इसी के साथ एक तीसरी रिपोर्ट आई जिसका नाम था जिन्ना रिपोर्ट। तो नेहरू जी ने भी एक रिपोर्ट बनाई और जिन्ना ने भी एक रिपोर्ट बनाई। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट प्रेषित की और इन सभी रिपोर्ट्स पर, इन सभी आधारों पर बात करने के लिए लंदन में आयोजित किया गया गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित किया गया, जिसका मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने बहिष्कार किया। इनमें से किसी ने भी उसे ज्वाइन नहीं किया। 1932 में, 1931 में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तीनों साल लगातार 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 1932 वाले में कांग्रेस ने भाग लिया था, और इन तीनों में भाग लिया था तो वो थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके बाद साथियों 1933 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक श्वेत पत्र जारी हुआ। श्वेत पत्र जो है वो ब्रिटिश सरकार का एक ऑफिशियल लेटर है, तो उन्होंने श्वेत पत्र जारी किया जिसके द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 का गठन हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया गया। ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसका हमारे संविधान पर सबसे ज्यादा इफेक्ट, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसा बताते हैं कि भारत का संविधान जब बनकर के तैयार हुआ 395 अनुच्छेद थे और 260 से अधिक अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का कितना बड़ा इफेक्ट हमारे संविधान पर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लगभग 250 से ज़्यादा जो अनुच्छेद हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, या उसमें दी गई बातों से, उसमें दिए गए नियम कानूनों से प्रेरित हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 को हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप जब अगली क्लास में आए तो इन सभी बातों को रिवाइज कर करके आएँ, ताकि आपको पीछे का याद रहे और आगे पढ़ना शुरू करें। जय हिंद, जय जवान।